अभी तक सिर्फ कुछ लिमिटेड सेक्शंस तक ही सीमित है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के शुरुआती दौर की, जहां हमने देखा कि कैसे इंडिया में सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक नेशनल अवेकनिंग के चलते इंडियंस ने अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रेज किया और साथ में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की। अब हम अगले वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन और उसके अचीवमेंट की बात करेंगे कि कैसे आईएनसी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और धीरे धीरे भारत के सभी वर्गों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को भारत से भगाने में सफलता हासिल की। एरा ऑफ मॉडरेट्स 1885 to 1905। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे 1857 की क्रांति के बाद भारत में नेशनलिज्म के करंट्स शुरू होते हैं, कैसे वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता है और किस तरह वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन को आम जनता के सामने उजागर करते हैं। हमने ये भी देखा कि किन कारणों से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई और कैसे इस मूवमेंट ने खुद को सस्टेन किया। आइए अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के नेक्स्ट फेज की, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दिया। आइए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की कहानी से। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस आने वाले समय में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाला अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला था, लेकिन इसके फॉर्मेशन का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का क्रेडिट कई हिस्टोरियंस एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम को देते हैं, न कि इंडियन लीडर्स को। इस आर्ग्यूमेंट को हम सेफ्टी वाल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहती है कि ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति को देखा था और उन्हें यह मालूम था कि इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन फिर से ऐसे कई मेजर रिबेलियंस को जन्म दे सकती थी। इसलिए वो चाहते थे कि ऐसी टेंशन्स को अवॉइड किया जा सके और इसका सबसे अच्छा तरीका था इंडियंस को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर उनके गुस्से और डिसएंचेंटमेंट को बिल्डअप होने से रोकना। ये एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह देखा जा सकता है, जहां नाराज इंडियंस अपनी एनर्जी को एटलीस्ट डिस्कस कर सके, जो उन्हें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देने में हेल्प करेगा, भले ही उनकी एक्चुअल कंडीशन में कोई बदलाव आए या ना आए। इसलिए इस थ्योरी के प्रमोटर्स कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन A.O. ह्यूम द्वारा इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने किया था, न कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने। ऐसे दावे किए जाते हैं कि A.O. ह्यूम ने डफरिन के अलावा कई और ब्रिटिशर्स जैसे सर जेम्स कैड, लॉर्ड रिपन, जॉन ब्राइट एटसेट्रा के साथ भी मीटिंग्स की थी। इसके अलावा कई ब्रिटिशर्स जैसे सर विलियम वेडबर्न, जॉर्ज यूल, चार्ल्स ब्रैडलो एटसेट्रा ने हमें इस एंडेवर में सपोर्ट भी किया था। हालांकि ये थ्योरी हिस्टोरियंस द्वारा लार्जली रिजेक्ट की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन को खुद गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में डिस्क्राइब किया और कहा था कि बिना इंग्लिश सपोर्ट के आईएनसी जैसा कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इजीली सप्रेस कर सकती थी। इसीलिए गोखले खुद लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी में बिलीव करते थे। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने आईएनसी को फॉर्म नहीं किया, बल्कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने ब्रिटिशर्स की सहायता से आईएनसी को फॉर्म किया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियंस के खिलाफ डिस्ट्रस्ट के माहौल में भी आईएनसी सर्वाइव कर सके।